हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुला's हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। इनको हम पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। हमने अभी बात की थी कि जब ग्रोथ होती है तो कुछ उसके इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ एज रिलेटेड एंड बाकी के ये केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स रेगुलेट करते रहते हैं जितनी भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती है प्लांट के अंदर, चाहे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हों, एनाबॉलिज्म की या कैटाबॉलिज्म की, दोनों ही। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस है, इनका वेरिड ओरिजिन होता है। एंजाइम्स और हार्मोन्स में बेसिक डिफरेंस ही ये है कि जो जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, राइबोजाइम्स को छोड़ के। लेकिन जो हार्मोन्स हैं वो डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन के होते हैं। हार्मोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपने किस टाइप की उनकी फंक्शनिंग होती है उस हिसाब से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स एज द नेम इंडिकेट, ये जितनी भी ग्रोथ वाली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि कोई लेंथ बढ़ानी है या कोई विड्थ बढ़ानी है या अदरवाइज फ्रूट का सेट बढ़ाना है, मैच्योरिटी करनी है चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ों के अंदर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स क्या करेंगे? जितनी भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशंस होंगी, जैसे कोई वुंड हीलिंग है या अदरवाइज कोई बायोटिक या एबायोटिक, मतलब लिविंग चीज़ों के, या एबायोटिक मीन्स क्लाइमेटिक चेंजेस में कोई स्ट्रेसेस आते हैं, उसको डील करने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सारे ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरीज में आते हैं। तो हमारे पास ना बेसिकली 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। एंड एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। अब आप देख रहे हो 3 और 1 4 हो गए। 5वां जो बचा इथाइलिन ना, इथाइलिन का मिक्स्ड सा इन्फ्लुएंस होता है, कहीं वो प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ करता है, कहीं वो इनहिबिटिंग, बट इसमें ज़्यादातर इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो इथाइलिन एक और चीज़ है इथाइलिन की जो बाकी सबसे इसे डिफ्रेंशिएट करती है। इथाइलिन इज़ अ गैसियस हार्मोन। तो अगर हम 1 बाय 1 देखें कि इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। अगर ऑक्सिन्स की बात करें तो ऑक्सिन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ इंडोल कंपाउंड्स। तो इंडोल कंपाउंड्स में IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, तो इसी तरह से IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये सारे के सारे इंडोल कंपाउंड्स हैं, ये सब ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे, अगर हम साइटोकाइनेंस टेकअप करें तो साइटोकाइनेंस जितने भी है दे आर एडेनिन डेरिवेटिव्स। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये होते हैं N6 फरफराइल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन के, ये डेरिवेटिव्स होते हैं। जिब्रेलिन्स की अगर बात करें, तीसरे ग्रोथ प्रमोटर्स अभी हम टेकअप कर रहे हैं, तो वो टर्पीन्स के डेरिवेटिव होते हैं। इसी तरह से एब्सिसिक एसिड जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटर है, वो डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स होता है। एंड इथाइलिन हम अभी बात कर ही चुके हैं कि इट इज़ अ गैसियस हार्मोन। तो अब इनिशियली क्या था, साइंटिस्ट को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में इतना नहीं पता था। धीरे धीरे करके हर साइंटिस्ट ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, तो अल्टीमेटली ये सारे ऑक्सिन्स, साइटोकाइनेंस, जिब्रेलिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब डिस्कवर हो गए। तो पहला जो कंट्रीब्यूशन है, पहले हम ऑक्सिन्स की बात करते हैं। डार्विन दे वर फादर एंड सन। तो इन्होंने कोलियोप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास के ऊपर वर्क किया था। तो कोलियोप्टाइल टिप क्या होती है? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा सीड के 2 पार्ट्स थे। कोलियोप्टाइल वॉज शूट टिप को प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर। तो कैनरी ग्रास में उन्होंने देखा कि कोलियोप्टाइल टिप जो है वो फोटोट्रॉपिज्म शो करती थी। लाइट की प्रेजेंस में वो टुवर्ड्स लाइट बेंड कर जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने डिस्कवरी की कि कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये कैनरी ग्रास जो है, इसकी कोलियोप्टाइल टिप टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट मूव कर जाती है। तो आपको पता है जो ट्रॉपिज्म वर्ड है वो ग्रोथ की मूवमेंट्स के लिए स्टैंड करता है। फोटोट्रॉपिक मतलब ग्रोथ की मूवमेंट
लाइट के टुवर्ड्स। तो ये क्या वैसे बेसिकली ये इस वजह से नहीं था कि वो लाइट की तरफ बेंड करते थे, वो लाइट की तरफ इसलिए बेंड करते थे क्योंकि शेडेड साइड पे, मतलब ऑपोजिट द साइड ऑफ लाइट, शेडेड साइड पे वहाँ पर ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन हो जाती थी। इस वजह से डिफरेंशियली, जैसे इधर से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है तो इधर से अगर लाइट शेडेड साइड है तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी, यहाँ कम, तो इस तरह से वो बेंडिंग हो जाती थी। तो ये फोटोट्रॉपिज्म का इंडिकेटर था, डार्विन ने फाइंड आउट किया था। उसके बाद ऑक्सीजन को जो आइसोलेशन थी ऑक्सीजन की वो की थी F.W. वेंट ने। इन्होंने ऑक्सीजन को कोलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग में से फाइंड आउट किया था। अब बात करते हैं साइटोकाइनेंस कैसे डिस्कवर हुए। स्कूग और उसके कोवर्कर्स ने टबैको के स्टेम कैलस की प्रोलिफरेशन पे काम किया। तो कैलस क्या होता है, जहाँ हम टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर इसकी एक छोटे से सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सेल लिया, सेल को ग्रो करवाना शुरू किया, तब वो जो ग्रो करवाते हुए अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू है, वी कॉल इट कैलस। तो वो स्कूग और उसके कोवर्कर्स ने ये काम किया कि उन्होंने कैलस में प्रोलिफरेशन, टबैको स्टेम कैलस की प्रोलिफरेशन को स्टडी किया। फिर उसके बाद स्कूग और मिलर ने मिलके आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेंस को। पहले इसको काइनेटिन बोला जा रहा था। तो काइनेटिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस, इसलिए इसका नाम चेंज करके साइटोकाइनेंस रख दिया गया। अब बात करते हैं हम जिब्रेलिंस की। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। साइंटिस्ट था ई कुरोसावा। 1926 में उसने रिपोर्ट किया कि एक राइस में एक बैकेने डिजीज़ है। बैकेने इज फुलिश सीडलिंग डिजीज़, कि वो सीडलिंग्स जो थे वो साइज़ में बड़े होते जा रहे थे बट उसके ऊपर राइस नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर हम राइस की क्रॉप ग्रो करते हैं वो तो राइस हार्वेस्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया बैकेने डिजीज़। तो कुरोसावा वाज रिस्पॉन्सिबल। उसने देखा कि जहाँ पर ये नहीं ग्रो कर रहे थे वहाँ पे एक फंगस था, जिब्रेल्ला फ्यूजिकुराई, तो उसमें से ये सब्सटेंस निकल रहा था, जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्सिसिक एसिड की। तो जो एब्सिसिक एसिड था ना, एक्चुअली इसको 1960s में 3 इंडिपेंडेंटली डिस्कवरीज की गई। ऐसे देखा, एक का नाम रखा इनहिबिटर बी, दूसरे का नाम रखा एब्सिशन, तीसरे का नाम रखा डॉर्मेंट। लेकिन अल्टीमेटली देखा कि इनकी सबकी केमिकल जो कॉम्पोजिशन थी एज वेल एज इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सिमिलर थी। तो इससे एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी हुई। तो उसके बाद हम बात करते हैं गैशियस हार्मोन। तो इसमें क्या था, कजन्स ने कंफर्म किया। वो कहते हैं कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो कि राइपेंड ऑरेंजेस से निकलता था। अगर उसको अनराइप बनाना में रख दिया जाए तो वो जो है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अनराइप बनानास। तो ऐसे करके अलग अलग हार्मोन्स जो है वो डिस्कवर हो गए। तो अभी फिर से वापस चलते हैं। हमारे पास दो कैटेगरीज में, एक प्रमोटर्स, एक इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स में अगर हम बात करें तो ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस एंड जिब्रेलिंस। और अगर हम इनहिबिटर्स की बात करें तो हमारे पास एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन आ जाते हैं। तो अब हम एक एक करके टेकअप करते हैं इनके सबके क्या क्या जो है इफ़ेक्ट्स हैं, या किस तरह से आप कमर्शियली इनको हार्मोन्स को यूटिलाइज कर सकते हो। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के अगर आप इसे थोड़ा समझ के याद करोगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। एंड प्लस कोशिश करो कि आप इसको पॉइंट्स की, जैसे हम फिंगर टिप्स पे पॉइंट्स 1 2 3 करके याद करते हैं, एंड जहाँ पर अगला हार्मोन आएगा तो उसके इफ़ेक्ट का कंपैरिजन आप साथ के साथ कर लो कि पिछले वाले से ये कैसे डिफरेंट था या पिछले वाले से ये कैसे सिमिलर होगा। इन द एंड हम समराइज भी करेंगे। तो अभी हम टेकअप कर रहे हैं ऑक्सिन्स को। तो अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो सबसे पहले इनको ह्यूमन यूरिन में से फाइंड आउट किया था। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं IAA, IBA, NAA, 2,4-D, ये सारे इंडोल कंपाउंड्स के थे। तो देखा गया कि इनके पास ना जितनी भी स्टेम की ग्रोइंग अपाइसिस थी, एपेक्स थी, एपेक्स में देवर फाउंड। तो इतने जो एपिकल रीजन में इनका होना ही
इंडिकेट करता है इसकी एपिकल डोमिनेंस को, जो इसका बेसिकली फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑक्सिन्स का। अब इसके अलावा मतलब एक्सटेंसिवली इसको एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस में जहाँ यूज़ किया जाता है वो इसकी फील्ड है। वन इज़ रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब जितनी भी प्लांट प्रोपगेशन करनी होती है ना, तो उसमें रूटिंग करने के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है। उसके अलावा ये प्रमोट करते हैं पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो फ्रूट और लीफ ड्रॉप है अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावरिंग पे तो इसको ये रोकते हैं, पर जब वही मेच्योर हो जाता है फ्रूट और रेडी राइपेंड स्टेज पे आता है तो उसको ये शेड ऑफ करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि मेच्योर लीव्स और मेच्योर फ्रूट्स को शेड ऑफ करते हैं और जो यंग फ्लावर्स हैं और डेवलपिंग फ्रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, झड़ने से बचाते हैं। तो ये इसका मतलब इसका इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ये यूसेज हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक फिनोमेना होता है एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस क्या है कि जो एपेक्स है, एपेक्स अपनी साइड वाली ब्रांचेस को ग्रो नहीं करने देती। तो क्या करते हैं कि एपेक्स को ना कट डाउन कर देते हैं, इसे बोलते हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन करने से साइड ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करने लग जाती हैं। तो इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है कि ना इसको हेज मेकिंग में और टी प्लांटेशंस में यूज़ किया जाता है। आपको पता है ना कि जो हेज है इट हैज़ टू बी वाइड ऑल्सो, और इसी तरह जब टी प्लांटेशन करते हैं तो टी लीव्स को प्लग करने के लिए ना सिर्फ टॉप वाली जो टिप वाली छोटी वाली यंग लीव्स होती हैं उसको पिकअप किया जाता है। तो अगर एपिकल डोमिनेंस हट जाएगी, मतलब एपेक्स वाली हम पहले कट डाउन कर देंगे तो साइड से ब्रांचेस आ जाएंगी। जितनी ब्रांचेस आएंगी उतनी सब ब्रांचेस के टिप पर भी लीव्स की प्रेजेंस होगी। इसके अलावा ऑक्सिन्स जो है वो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं। पार्थिनोकार्पी क्या होती है कि ना इसमें जो है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स बनते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। तो टमाटोज़ में इसे यूटिलाइज किया जाता है। उसका क्या फ़ायदा है, जैसे टमाटो से केचप बनानी होती है तो उसमें सीड एक न्यूसेंस वैल्यू होती है। तो अगर सीडलेस होगा तो ये नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। इसमें हमने पढ़ा था ना 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसकी बड़ी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ना ये डाइकॉट्स पे वर्क करती है। तो इसका मतलब अगर मोनोकॉट कोई क्रॉप है जैसे कि वीट, मेज, राइस, इसके अंदर से डाइकॉट वीड्स को रिमूव करना है तो आप 2,4-D को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर हमने वीड फ्री लॉन्स प्रिपेयर करने हो, है ना, जैसे गोल्फ के लिए या टेनिस के लिए लॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें भी इसको 2,4-D को ही यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा जो ऑक्सिन्स है ना वो जाइलम डिफ्रेंशिएशन को भी कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ सेल डिवीजन में भी हेल्पफुल है। पर ये ना इसके असेसरी फंक्शंस हैं। प्रोमिनेंट फंक्शंस में अगर हम देखें, रिपीट करते हैं, एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना 1, वीडिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है 2, इसके अलावा जो अनराइप फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में और राइपेंड को उसको रिट्रीव करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। कमर्शियली अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो 1 इज़ हेज मेकिंग, 2 टी प्लांटेशन में, 3 पार्थिनोकार्पी टमाटोज़ में और 4 वीड फ्री लॉन्स को प्रिपेयर करने में एंड 5 इज़ कि मोनोकॉट क्रॉप में से डाइकॉट वीड्स को रिमूव करने के लिए। तो ऐसे ही जितना आपने किया उसको एकदम से क्विकली रीकैप हो जाता है तो आपको वो चीज़ें कंफ्यूज नहीं करती। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स की। सेकंड है अनदर काइंड, ये जो प्रोमोटरी हैं ये भी। तो इसका मतलब क्या है, ये भी चीज़ों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसको ना GAs, दे आर एसिडिक सब्सटेंसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल देम जिब्रेलिक एसिड। GA1, GA2, GA3 ऐसे करके ढेर सारे जिब्रेलिन्स अवेलेबल है। हमने किया था जिब्रेला फ्यूजिगराई फंगस से, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्टेन हुआ था। तो अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या है, ये ना हर जगह पे थोड़ा इलोंगेट करेगा। कैसे,
जैसे अगर हम देखें ग्रेप्स के स्टॉक की लेंथ बढ़ाता है, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा? ग्रेप के स्टॉक की लेंथ बढ़ेगी तो ग्रेप का साइज़ आसानी से बड़ा हो जाता है, तो उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी ना ग्रो करने के लिए, तो कमर्शियली इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज़, एप्पल को इलोंगेटेड शेप प्रोवाइड करता है, तो जो एप्पल की इलोंगेटेड शेप है उसको क्वालिटी वाइज ऐसे इलोंगेटेड एप्पल को अच्छा माना जाता है। देन इसके अलावा ये क्या करता है कि अगर सेनेसेंस हो रही है, सेनेसेंसेस बहुत सारे जब डिटीरियोरेटिव चेंजेस इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको सेनेसेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर वो सेनेसेंस डिले करेगा उसका क्या फ़ायदा होगा? ट्री के ऊपर ज़्यादा देर के लिए फ्रूट को छोड़ सकते हो, तो जब मार्केट में सारे मार्केट में फ्रूट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे तब आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब उसकी मार्केट वैल्यू जो है फ्रूट की वो बढ़ जाएगी, पीरियड बढ़ जाएगा, ज़्यादा देर के लिए वो अवेलेबल रहेगा फ्रूट मार्केट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रूइंग के प्रोसेस में, माल्टिंग के प्रोसेस को ये हेल्प करते हैं जिब्रेलिन्स। इसके अलावा अब क्योंकि हम इंटरनोडल लेंथ की ही बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक अलग और चीज़ आती है, वो है शुगर केन में इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाता है। तो अब आप सोचो, इसका सारा जो शुगर केन है उसके अंदर तो स्टेम में ही स्टोर होनी है ना सारी शुगर, तो अगर स्प्रे कर दो किसी भी शुगर केन क्रॉप को आप स्प्रे करते हो जिब्रेलिन्स के साथ, तो उससे क्या होगा कि इसकी लेंथ जो है स्टेम की बढ़ जाती है। तो इससे उन्होंने देखा कि 20 टन्स पर एकड़ से ज़्यादा भी इसकी प्रोडक्शन हो रही थी, बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इसके अलावा अगर देखें कि जो जुवेनाइल कोनिफर्स है उसको जिब्रेलिन्स से स्प्रे किया जाए तो बहुत जल्दी उसमें सीड फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, तो आप इसे हेसन कर सकते हो कोनिफर्स की ग्रोथ को, तो सीड की अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाएगी। इसमें एक और फिनोमेना है, वी कॉल इट बोल्टिंग। कुछ प्लांट्स होते हैं विच हैव रोजेट हैबिट। रोजेट का मतलब है कि ऐसे नीचे ही सारा, उसमें क्या होगा कि ना जो इंटरनोडल लेंथ है वो ना बहुत छोटी हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि लीव्स एक ही जगह से अराइज कर रही हैं, तो ऐसे प्लांट्स को रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स बोलते हैं। उनमें ये इंटरनोडल लेंथ बढ़ा देता है। अब अगर इंटरनोडल लेंथ बढ़ जाएगी तो जो लीव्स बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड थे अब वो गैप पे प्लेस्ड हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हम बोल्टिंग बोलते हैं। तो जैसे बीट है, कैबेज है, जितने भी बाइनियल सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर ये बोल्टिंग का फिनोमेना होता है, तो मतलब फटाफट से उसमें वो फ्लावरिंग आ जाएगी, जल्दी बोल्टिंग का फिनोमेना हो जाएगा। तो इसका मतलब जिब्रेलिन्स जो हमने देखे, अगर हम उसे सम अप करें, एसिडिक सब्सटेंसेस थे, सब कुछ लंबा लंबा कर रहे थे, चाहे वो शुगर केन की लेंथ हो, चाहे वो एप्पल के शेप में इलोंगेशन हो, चाहे वो हमारे पास इसी तरीके से अगर हम देखें तो वो चाहे किसी भी स्टॉक को लंबा करना हो, जैसे ग्रेप्स के स्टॉक को लंबा करना है, या माल्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करना है, या जुवेनाइल फेज को जल्दी जल्दी हेसन करना है, या सेनेसेंस को डिले करना है, ये सारे जिब्रेलिन्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप ऑक्जेंस को जिब्रेलिन्स के साथ कंपेयर करके लर्न कर सकते हो इसे। इस वीडियो में हम इतना ही टेकअप करेंगे, अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए हॉर्मोन्स को टेकअप करते हैं।